हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होगा दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस पढ़ा था और उससे पहले हमने इक्विवेलेंट मास के ऊपर छोटे-छोटे न्यूमेरिकल किए थे जो कि आपकी बुक का डेफिनेशन था। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये भी बोला था कि आपको अच्छे से वो सब चीज को घर में जाकर रिवाइज करना पड़ेगा और मैंने उसके ऊपर आपके एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन डाला था। और बच्चों, मैं उससे पहले कि क्लास स्टार्ट करूं, मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं अनामिका एंड स्वागतिका को फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस में देख रहा था, उनका जो वे ऑफ आंसरिंग में देख रहा था, उनका फुल मार्क्स से बहुत अच्छा, एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं था बच्चों। बहुत अच्छा आंसरिंग किया है आदित्य ने और भी हेमब्रम, बहुत सारे स्टूडेंट ने, भागवत हेमब्रम और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा किया, बट एक्सेप्शनली वेल किया है हमारे अनामिका ने और स्वागतिका ने। बहुत ही अच्छा बेटा, वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। देखना बच्चों, टाइम ऐसा आएगा कि केमिस्ट्री में आप वैसे ही फुल मार्क्स ही लाओगे। क्या बच्चों? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी वैसे ही मार्क्स लाना है। तो अगला एग्जाम होगा, बहुत जल्द एग्जाम होगा, थोड़ा बड़ा एग्जाम होगा, उसमें हम आज तक जितने भी पढ़ाए पूरा इक्विवेलेंट मार्क्स तक आपका क्वेश्चन आएगा। वो आपका एक मेगा एग्जाम होगा। उस मेगा एग्जाम में जो भी टॉप कर लेगा, मैं समझ लूंगा कि उसका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया। तो वे बच्चों, मैंने क्या बोला था, वो इक्विवेलेंट मास के ऊपर क्या बोला था? मैंने बोला था कि बच्चों, इक्विवेलेंट मास कोई भी कंपाउंड का निकालो, जैसे कि वो एसिड हो, वो बेस हो, वो सॉल्ट हो, वो एटम हो, वो आयन हो, वो मॉलिक्यूल हो, वो कुछ भी हो, इक्विवेलेंट मास का एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है ना? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, मैंने आपको ये बोला था। अच्छा, और बच्चों मैंने क्या बोला था? जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था एसिड से। जब मैंने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड पढ़ाया तो मैंने आपको बोला कि बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। और एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर मैंने क्या बोला ना? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन। तो इसीलिए मैंने बोला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन इन एसिड। एक एसिड पानी ऐड करने से कितना H+ आयन फर्निश करता है। जैसे HCl ने एक H+ आयन दिया था, H2SO4 ने 2 H+ दिया था, H3PO4 ने 3 H+ दिया था। वैसे मैंने बोला था जितना H+ देगा उसी को उसकी क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। तो इसीलिए उस फॉर्मूले को हमने ऐसे भी लिखा था कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय इट्स बेसिसिटी और नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन हर सेल। फिर मैंने कुछ एक्सेप्शनल पढ़ाया था, वो तो आपको याद होगा। फिर मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। जब मैंने बेस के बारे में बोला तो मैंने बोला डियर स्टूडेंट, जो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या है ना? वो कितना OH- फर्निश करता है। तो कितना OH- फर्निश करेगा नो, उसका वो फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। जैसे कि NaOH ने आपका एक OH- फर्निश किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल या फिर नंबर ऑफ OH- फर्निश कितना? 1 फॉर NaOH। और बच्चों, उसी को हमने क्या नाम दिया था? एसिडिटी नाम दिया था। तो इसीलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ बेस बाय इट्स एसिडिटी। बहुत ही अच्छा आदित्य बेटा, वेरी गुड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय इट्स एसिडिटी। तो बच्चों, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बट आज जो स्टार्ट करेंगे और इसके बाद वाले जो चीज पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट मास के ऊपर, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। वही इक्विवेलेंट मास पढ़ाएंगे बच्चों, वही इक्विवेलेंट मास कंटिन्यू कराएंगे। पर आज जो पढ़ाएंगे बच्चों वो होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सर, आपने एसिड पढ़ाया, आपने बेस पढ़ाया, अब सॉल्ट क्या चीज है ना बच्चों? एसिड और बेस को मिलाके जो बनता है उसी को आप सॉल्ट बोलते हो।
और जितना आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करते जाओगे, ये सॉल्ट के ऊपर आपका अच्छा खासा कमांड आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं बस आपको छोटे से बता देता हूँ कि सॉल्ट क्या होता है, और आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और उसका फॉर्मूला बताऊंगा। बच्चों उसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। तो पहले जान लो सॉल्ट किसको बोलते हैं, फिर हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। देखो बच्चों सॉल्ट तीन ही तरीके का होता है। पहला जो सॉल्ट होता है ना, वो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के बनाते हो। क्योंकि मैंने बोला था जो सॉल्ट होता है ना, वो एसिड और बेस को ऐड करने से बनता है। तो आपको क्या फंडामेंटल पता होना चाहिए कि एसिड को जब आप बेस के साथ ऐड करोगे तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ये आपका पहला फंडामेंटल। तो पहला जो सॉल्ट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करने से बनेगा। बच्चों ये जो मैं आइडिया दे रहा हूँ, ये प्रिलिमिनरी आइडिया है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। आदित्य बेटा वेरी गुड। उसको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। देखो बच्चों ये न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना। तो एग्जांपल ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होगा HCl, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा NaOH। बच्चों धीरे धीरे जब आप +2 साइंस पढ़ते जाओगे, 11th पढ़ते जाओगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब में आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। बस याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलोगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। और बच्चों मैं इस चैप्टर की लास्ट में आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। नॉर्मलिटी, मोलारिटी, वहां पे मैं बताऊंगा आपको एक छोटा सा चीज। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, उसके लिए एसिड का जो कंसेंट्रेशन होता है वो एक्सप्रेस की कंसेंट्रेशन के साथ इक्वल होता है। सर वो कैसे, सब बताएंगे आपके इस चैप्टर की लास्ट में। आपको सेकेंडरी में भी वो पढ़ने को मिलेगा, 12th में भी, बट मैं इसी समर में इसको क्लियर करूंगा क्योंकि आपके बुक में इस चैप्टर के लास्ट में वो सब है। उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी फिलहाल जितना बोलते हैं मेरा वर्डिंग्स पे जाओ, फंडामेंटल पे थोड़ा, वर्डिंग्स पे ज्यादा। क्योंकि मैंने बोला HCl स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज करता है। मतलब HCl का जो कंसेंट्रेशन होगा वो एक्सप्रेस की कंसेंट्रेशन के साथ इक्वल होगा। आपने बोला सही, हमें तो कंसेंट्रेशन मालूम नहीं है। कंसेंट्रेशन आप क्या क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ मालूम नहीं। आपने बोला नॉर्मलिटी, ग्राम पर लीटर, मोलारिटी, हमें कुछ मालूम नहीं। तो इसलिए इसी चैप्टर के लास्ट में बोलेंगे डोंट टेक टेंशन, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बोला। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो सॉल्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो H + Cl - Na + OH-। तो ये प्लस माइनस के साथ मिलेगा NaCl बनाएगा, प्लस ये प्लस माइनस के साथ मिलेगा तो पानी बनाएगा। देखो ये जो NaCl है ना बच्चों, इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप जितना बोलते हैं उतना समझो। फिर सेकंड आएगा बच्चों सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base। देखो बच्चों ये जो weak acid strong base है ना, इसका बहुत सिंपल सा डाटा आपको दे। weak acid कौन है, एसिटिक एसिड, ये आपका एक weak acid है। बच्चों weak acid क्यों है आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा और आपको इसी ईयर में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक एसिड का एसिडिक नेचर उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जो कि आपको मालूम नहीं है। तो आपको जितना भी बोल रहे हैं ना आराम से सुनो, समझो, डोंट टेक टेस्ट। तो एसिडिक एसिड को जो वीक एसिड है, जब आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ मिलाया तो आपका आंसर क्या होगा ना सर, ये एसिड है तो H+ देगा, तो CH3CO- H+, और ये बेस है तो OH- देगा, Na+OH-। तो देखो बच्चों इसका माइनस इसका प्लस, ये क्या बन गया CH3COONA+, इसका प्लस इसका माइनस मिलकर क्या बन गया, पानी बन गया। तो बच्चों देखो ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। तो ये टाइप का सॉल्ट है, ये टाइप का सॉल्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। वैसे ही बच्चों आप क्या कर सकते हो, उसका उल्टा भी ले सकते हो। क्या वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इनका भी सॉल्ट ले सकते हो। सर स्ट्रॉन्ग एसिड को अभी तो बोला मैंने HCl, देखो अभी भी लिखा HCl, और वीक बेस को ये याद रखना बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सर वीक बेस क्यों है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, जो कि फ्यूचर में पढ़ेंगे। डोंट टेक टेंशन, अभी आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है।
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, H+Cl- और जो बेस होता है वो OH- देगा। तो देखो बच्चों, ये प्लस ये माइनस मिलके क्या बन गया, NH4Cl। ये देखो प्लस ये माइनस मिलके क्या बन गया, पानी। तो आपको क्या पता चला, ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो मैंने प्यारे बच्चों, हमने सॉल्ट को 3 तरीके से लिखा, और भी हो सकते हैं और एक टाइप का, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। और तो फिलहाल आपको ये 3 चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। कोई नहीं पूछेगा आपको ये किसका है, ये तो पढ़ेंगे हम, बस आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट मास आप निकालेंगे 2 सेकंड में निकालेंगे। तो मतलब आपको उसके पहले एक आइडिया दे रहे हैं कि सॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो एसिड को जब बेस में ऐड करते हो तो आपका सॉल्ट एंड पानी फॉर्मेशन होता है। देखो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये रूल होता है। बट जो सॉल्ट होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, ये सब टाइप के हो सकते हैं। तो बच्चों ये कोई भी बड़ी बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ये छोटी सी फंडामेंटल है, बस जान लो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है ना सर। जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, और इसके ऊपर डिटेल में आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, वो जो ढेर सारी चीज पढ़ाएंगे, आपको एक्सपर्टाइज कर देंगे इसके ऊपर। फिलहाल अभी सॉल्ट के बारे में एक छोटा सा आइडिया दिया ताकि आपको अच्छा लगे पढ़ने में, तो पढ़ने के टाइम में अच्छा लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब स्टार्ट करेंगे इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। 3 2 1 चलो इसको मिटाते हैं। तो आपको पता चल गया कि सॉल्ट होता क्या है, नॉलेज पता तो नहीं चला होगा, बस एक छोटा सा नॉलेज, क्योंकि समर में इतना नॉलेज सफिशिएंट है ना। चलो तो सर ये किसको कैसे निकालेंगे ना, पहले ये तो जान लो बच्चों, सॉल्ट को जब इक्विवेलेंट मास निकालते हैं ना, तो सॉल्ट को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। क्या क्या ना, पहले नॉन एसिडिक सॉल्ट और दूसरा एसिडिक सॉल्ट। बच्चों ये हम दोनों टाइप की सॉल्ट की इक्विवेलेंट मास निकालेंगे इजीली, ऐसे चुटकी में निकाल के दिखाएंगे आपको। तो पहले किसका निकालेंगे, नॉन एसिडिक सॉल्ट का। तो हेडिंग दीजिए नॉन एसिडिक सॉल्ट का, नॉन एसिडिक सॉल्ट का हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। और अब जो एग्जांपल सब देंगे ना, अब टेंशन मत लो कि सर हमें किसी नॉन एसिडिक सॉल्ट, टेंशन मत लो, आपको एग्जाम में देख के ही पता चल जाएगा नॉन एसिडिक कौन है, एसिडिक कौन है। और जो एसिडिक होता है वहां पे हाइड्रोजन होता है, एसिडिक सॉल्ट में अंदर एक हाइड्रोजन होगा, नॉन एसिडिक में हाइड्रोजन नहीं होगा। और बच्चों आपको ना बहुत इजी तरीके से आप 1-2 बार इसको पढ़ लोगे ना, और आज एक आप थोड़ा जैसे कंटिन्यू करेगा, आपका सब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा, आपको एसिडिक बेस से सॉल्ट पे कोई डाउट नहीं रहेगा। ये पहली क्लास कर रहे हो इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा है कि सर सॉल्ट क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, तो आप टेंशन मत लो, बस आप फंडामेंटल समझो कि निकालना कैसे है इक्विवेलेंट मास का। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, कोई भी नॉन एसिडिक सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, द मॉलिक्यूलर मास, ये सबके लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों नॉन एसिडिक का मतलब बेसिक नहीं होता भाई, नॉन एसिडिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। उसका क्या मतलब है अभी आपको समझाएंगे। देखो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट बाय इसका वैलेंसी फैक्टर। अच्छा सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर से मालूम कैसे पड़ेगा, एसिड के लिए आपने बोला बेसिसिटी, एक बेस के लिए आपने बोला एसिडिटी, मतलब नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH-, और एसिड के लिए आपने बोला नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन। सर इसके लिए क्या बोलेंगे ना, इसके लिए बोलेंगे टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आयन। सर इसका क्या मतलब है, सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, अभी समझा देंगे बच्चों, एग्जाम्पल लेके इजी, और जितना एग्जाम्पल देंगे आज तक इसके बाहर से क्वेश्चन आया नहीं है। तो प्यारे बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम एग्जाम्पल नंबर 1, इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ नॉन एसिडिक सॉल्ट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। तो इसका इक्विवेलेंट मास पूछा उसने, ये क्या है बच्चों, नॉन एसिडिक सॉल्ट। ओके ये बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। चलो तो बच्चों अगर ये एसिडिक नहीं है तो आपको एसिडिक मालूम कैसे पड़ेगा, अंदर हाइड्रोजन होगा,
इसके अंदर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास को मैंने m ले लिया बाय, इसका मॉलिक्यूलर मास आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ सर, देखिए ना, सोडियम का 23 एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5, तो मिला दिया तो 58.5। पर मैं 58.5 नहीं लिख रहा हूँ, m लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी हो, आपको कांसेप्ट समझने में आसानी हो। तो m बाय सर इसका टोटल चार्ज ऑन काटायन और आनायन आपने लिखा, मालूम कैसे पड़ेगा? तो सर इसमें तो काटायन आनायन है नहीं, तो इसको काटायन आनायन में कन्वर्ट कर दो। कैसे ना सर? देखिए NaCl कैसे डिसोसिएट करता है? ना सर डिसोसिएट करता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये Na प्लस Cl माइनस से बना है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड। और इन दोनों में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है ना बच्चों, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना है, 9-10 से पढ़ा होगा, अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद। जो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना होता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो शेयरिंग से बना होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 है, क्लोरीन का 287 है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 17। तो ये एक देगा तो आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसी इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो इसके भी आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको तो पता है बच्चों, जो आपके एटम कंबाइन करते हैं वो क्यों कंबाइन करते हैं? ये दोनों ने क्यों कंबाइन किया? सोडियम एंड क्लोरीन ने कंबाइन क्यों किया? क्योंकि खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद के आउटरमोस्ट में ऑक्टेट लाने के लिए। इसके आउटरमोस्ट में देखो एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसने वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया ताकि खुद के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो और क्लोरीन के भी आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। वैसे ही कंपाउंड बनता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया वही होता है उसका वैलेंसी, जो कि पढ़ाएंगे फ्यूचर में। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको +1 बोला, दिया तो प्लस, इसने लिया तो उस पे माइनस। और आपको ना बार बार बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, घर में जाके वो जो जेरॉक्स 6 पेज का है उसको पढ़ो, उसमें मैंने क्लियर कट लिखा कि सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? +1, और सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? +1। क्लोरीन का वैलेंसी 1 और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। वैलेंसी तो 1 होगा, प्लस या माइनस? सर माइनस। क्यों? क्योंकि लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस। इसने दिया तो प्लस, इसने एक लिया तो माइनस। एक देगा एक प्लस, एक लेगा एक माइनस, 2 देगा 2 प्लस, 2 लेगा 2 माइनस, 3 देगा 3 प्लस, 3 लेगा 3 माइनस। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। किस लिए देगा? ऑक्टेट के लिए देगा, ऑक्टेट अचीव करने के लिए देगा। तो आपको ये शुरू से मालूम होना चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 6 पेज का जेरॉक्स पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आपको ये पता चल गया। हाँ सर देखिए अब ये काटायन, ये है तो टोटल चार्ज ऑन काटायन कितना? देखिए सर Na+ है और एक ही Na+, मतलब चार्ज ऑन काटायन इज 1, और सर चार्ज ऑन आनायन वही 1 है, बस मैग्नीट्यूड आपका माइनस है। अरे सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो काटायन में जितना चार्ज आनायन पे वो उतना ही चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बस ये प्लस ये माइनस ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो काटायन में भी चार्ज आप 1 लिखोगे, आनायन में भी चार्ज आप 1 ही लिखोगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? टोटल चार्ज ऑन काटायन भी बोल सकते हो, टोटल चार्ज ऑन आनायन भी बोल सकते हो। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों बोलिए यहाँ पे m क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज ऑन काटायन कितना? +1 क्योंकि एक ही काटायन है, या फिर टोटल चार्ज ऑन आनायन कितना? 1 क्योंकि एक ही है, माइनस एक ही क्लोराइड आयन है, तो काटायन लो या फिर आनायन लो, टोटल चार्ज कितना? 1 ही होगा। तो देखो एक है तो m/1। तो अगर आंसर लिखेंगे m का वैल्यू कितना है? 58.5 by 1 = 58.5। एनी डाउट? अभी ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे, लेकिन पहले बारे में कुछ डाउट है क्या? नो सर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCl2 बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन काटायन और आनायन। किसके लिए? एक सॉल्ट के लिए। कौन सा सॉल्ट? नॉन एसिडिक सॉल्ट। बट सर काटायन आनायन का आपका चार्ज कैसे मालूम पड़ेगा? ना आप उसको काटायन आनायन में कन्वर्ट कर दो, किससे कन्वर्ट करेंगे? आप ही बोलो। MgCl2 मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा? आप देखो खुद बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको Mg लिख दिया और यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन लिख दिया। अभी भी मान लीजिए क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इसको माइनस कर दो तो 2 माइनस हो गया, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या होगा? 2 क्योंकि 2 × -1 = -2, तो इसके ऊपर +2।
मैंने बार बार बोला तो मगज करो, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन OH2, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा? ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने क्या बोला? देगा तो प्लस, 2 देगा तो 2 प्लस, तो 2 दिया तो 2 प्लस। और क्लोरीन के तो आपको तो पता है ये तो कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है इसका। तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1। कितना ले रहा है? 1 ले रहा है तो -1। और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, Cl2 लिखा, क्योंकि जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? मैंने क्या बताया था? मैग्नीशियम का अगर ये है चार्ज और इस क्लोरीन का ये है चार्ज, तो आपको इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम। तो Mg1Cl2 वही तो मैंने लिखा MgCl2। तो डिसोसिएट कैसे होगा? Mg2 प्लस 2Cl-। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बोलिए यहाँ पे आपका टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना या फिर टोटल चार्ज ऑन आयन कितना? सर देखिए ना यहाँ पे 2 प्लस है या फिर 2 × -1 है, 2 माइनस, पर मैग्नीट्यूड क्या है? 2 ही है। तो कैटायन लो या फिर आयन लो, आप इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? सर 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? n/2। और अगर आपको कोई आंसर पूछेगा कि भाई आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर नो टेंशन, आप आंसर के लिए यहाँ पे Mg का मास कितना 24, क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 × 2 = 71 प्लस 24 = 95। तो 95/2 आंसर होगा 47.5 आंसर। हम जानबूझ के m ले रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन के लिए आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। आपको बस इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि टोटल चार्ज कैटायन और आनायन क्या होगा। और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं बच्चों बार बार, ये कैटायन आनायन का जो लिस्ट दिया आपको स्टार्टिंग में कॉलेज के क्लास के स्टार्टिंग में, आप उसको जाके प्लीज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और वो कैसे हुआ वो छोड़ दो, वो वैलेंसी बाद में पढ़ेंगे, बस आपको मदद कर दो। क्योंकि मैं पूछूंगा बच्चों सल्फेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे SO4 2-। मैं पूछूंगा बच्चों सल्फाइड का फॉर्मूला, आप बोलोगे S2-। मैं बोलूंगा बच्चों फॉस्फाइड का फॉर्मूला, आप बोलोगे P3-। मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों आपका फॉस्फेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे PO4 3-। मैं बोलूंगा बच्चों कार्बोनेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे CO3 2-। मैं बोलूंगा बाइसल्फेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे HSO4-। मैं बोलूंगा क्रोमेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे Cr2O7 2-। ऐसे करके बच्चों आपको सब मगअप करना है। इतना तो कर सकते हो, तो करोगे ना तो आपको ये सब डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने MgCl2 क्वेश्चन में दे दिया तो आपने लिख दिया Mg + 2Cl, बट आपने पढ़ा है क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, क्योंकि मैंने उस नोट में लिख दिया है कौन कौन से मोनोवैलेंट आनायन है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, सब मैंने लिख दिया, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, मैंने सब लिख दिया, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट। तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में। अरे सर तो बोला था क्लोरीन के ऊपर -1 होगा, तो 2Cl ऊपर -1, तो 2 माइनस हो गया, तो आपको ये याद भी नहीं होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर +2 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना माइनस। तो यहाँ पे 2 × -1 = -2, तो यहाँ पे +2। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 होगा, +2 -2 लिखेंगे, बट मैग्नीट्यूड तो 2 है ना, तो चार्ज है, प्लस होगा माइनस होगा, बट मैग्नीट्यूड 2 होगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा है 2। कैटायन का भी चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कैटायन +2, टोटल चार्ज ऑन आनायन -2। तो यहाँ -2 तो नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 ही लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये +2 है -2 है, मैग्नीट्यूड है 2, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन हो या फिर टोटल चार्ज ऑन आनायन, आप यहाँ पे आंसर देंगे। किसी किसी बुक में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आराम से बोलते हैं टोटल चार्ज ऑन कैटायन, लिख के छोड़ देते हैं। अब आनायन के पास आपको जाना नहीं है, क्यों जाओगे? वो बोलते हैं टोटल चार्ज ऑन कैटायन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं -2 डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आनायन का चार्ज माइनस है, पर मैग्नीट्यूड आपको लेना है, तो इसलिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं। टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना? +2, तो 2 लिखो। टोटल चार्ज ऑन आनायन -2, तो उसको भी 2 लिखो। तो बच्चों ये था आपका फंडामेंटल। अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चों कि आपको टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन कैसे लिखना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूं, जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तब तक थोड़ा मुश्किल होगा, जब मेरी बात मानना स्टार्ट करोगे आपको सब कुछ आसान लग जाएगा। मैं तब से बोल रहा हूँ पढ़ के आओ। अभी देखो आ गया, स्लाइड पे आ गया। अब देखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, इसी के ऊपर प्रॉब्लम। अब देखो AlCl,
तो आपको इसका फॉर्मूला क्या पता है? आपको क्या है? सर मॉलिक्यूलर मास बाई इसका टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन। और सर इस सॉल्ट का हमें मालूम कैसे पड़ेगा कैटायन आनायन के चार्ज क्या है? ना इसको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मालूम कैसे पड़ेगा? सर मैंने जब इसको लिख दिया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दिया और 3 क्लोरीन लिख दिया, क्योंकि एक ही एल्यूमिनियम है 3 क्लोरीन, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही दिया। बट आपको पता है क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, तो आपने इसको -1 लिख दिया। तो 3 -1 तो -3, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? +3। तो देखो बच्चों मैंने जो लिस्ट दिया उसमें ट्राइवेलेंट कैटायन है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है ट्राइवेलेंट कैटायन। क्यों है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 283 है। तो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 3+। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि ऑक्टेट आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया? इस 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो इसलिए इसका चार्ज क्या हो गया? +3। या फिर इसका वैलेंसी क्या है? 3 है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ऑक्टेट अचीव किया। तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसलिए +3। और क्लोरीन का तो पता है 17 है एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1, और 3 क्लोरीन है तो 3 × Cl- तो 3 × -1 तो -3, तो ये -3 तो ये +3। तो आपको ये याद हो या फिर ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोरीन का याद है तो इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना? +3। टोटल चार्ज ऑन आनायन कितना? +3। तो इसका आंसर क्या होगा? ना सर m/+3 लिखो -3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैग्नीट्यूड लिखना है 3। -3 मत लिख देना, -3 मत लिख देना, वो +3 हो -3 हो ये दोनों तो सेम होंगे, बट आपको 3 लिखना है, कभी भी माइनस मत लिख देना, बिकॉज़ इक्विवेलेंट मास कैन नॉट बी नेगेटिव। इक्विवेलेंट मास आप नेगेटिव नहीं लिख सकते। 44 इज आदित्य स्टूडेंट 44 ध्यान से क्या देखते हैं आप देख लो। आपका आंसर सर गलत है बेटा, क्योंकि ये 35.5 into 3 कितना होगा? 106.5 और ये 133, इसका आंसर 44.5 होगा। देख लो एक बार 44.5 आपने 44 लिखा, शायद 44.5 होगा, क्योंकि 106.5 इसका 27, तो 133.5 को अगर आप 3 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर शायद 44.5 होगा। एक बार देख लो, ओके चेक कर, कोई फर्क नहीं, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया आपका कैलकुलेशन, नो प्रॉब्लम, बस आपको कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसका क्या होगा? 133.5 by 3, जो भी आपका आंसर होगा, तो 3 4 12 3 4 12 3 5 44.5। तो बच्चों ये है आपका फंडामेंटल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा बच्चों मैंने कैसे इसको लिखा। हाँ बेटा ठीक है, तो बच्चों ये था आपका फंडामेंटल। तो बच्चों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी जाके उसको देख लो एक बार, उस लिस्ट को देख लो, आपको मजा आने वाला है। ओके चलो अब चलते हैं बच्चों आपके अगले जो है आपका क्या बच्चों, मैंने क्वेश्चन बोला इक्विवेलेंट मास ऑफ Na3PO, ये भी आपका एक सॉल्ट है। तो आपने क्या बोला सर? इसका मॉलिक्यूलर मास बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर, मतलब इसका टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन। बट सर कैटायन आनायन का चार्ज हमें मालूम कैसे पड़ेगा? ना सर डिसोसिएशन से हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो Na3PO4 में आपके कितने Na है? 3 Na। कितने फॉस्फेट है? 1 फॉस्फेट। 3 Na है 1 फॉस्फेट। बट सर हमें तो चार्ज पता नहीं है, तो एटलीस्ट सोडियम का तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो 1000 बार बोल चुका हूँ फॉस्फेट का समझो, सल्फेट का मगअप करो, सबका मगअप करो। फॉस्फेट का क्या होता है? 3-, सल्फेट का 2-, मगअप करो। आप नहीं कर रहे हो फिर भी आपको चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखो सोडियम का देखो क्या कर सकते हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। आउटरमोस्ट सेल का, वैलेंस सेल का 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैंने क्या बोला? छोड़ेगा तो प्लस, तो सोडियम के ऊपर चार्ज होगा +1, बट यहाँ पे कितने सोडियम है? 3 सोडियम है, तो 3 × +1 = +3, तो ऑब्वियसली फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो आपको याद हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप याद करके आओ प्लीज। तो फॉस्फेट के ऊपर चार्ज होता है -3 और सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो 3 सोडियम तो +3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 × टोटल चार्ज में कैटायन कितना? ना सर 1 कैटायन के ऊपर 1 चार्ज, तो यहाँ पे 3 कैटायन है, 3 × +1 +3, या फिर आनायन के ऊपर 3-, तो आपको -3 नहीं लिख सकते, प्लस ही लिखना पड़ेगा, बस आपको मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। देखो दोनों का साइन अलग हो सकता है,
बट टोटल चार्ज ऑन कैटायन विल बी हमेशा टोटल चार्ज ऑन आनायन। देखो ये +3 है तो ये -3 है क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, बट लिखने के टाइम आप +3 ही लिखोगे क्योंकि माइनस कभी नहीं हो सकता क्योंकि इक्विवेलेंट मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट मास भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको 3 लिखना है। ओके चलते अगले क्वेश्चन पे। कितना इजी है देखो, अभी तक आपने बात मान लिया होता तो बच्चों का खेल होता, आपने बात माना नहीं इससे थोड़ा तो मुश्किल होता। चलो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा दुख लग रहा होगा कि सर आपने कितने बार बोला, हमने आपका बात माना नहीं, फिर भी बच्चों मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या होगा ना, इसका मॉलिक्यूलर मास बाय इसका वैलेंसी फैक्टर, मतलब टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन। मालूम कैसे पड़ेगा? डिसोसिएशन से। Na2CO3 कितने सोडियम है? 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम। कितने कार्बोनेट है? 1 कार्बोनेट। बट आपको अभी बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्टेट होगा, तो इसलिए सोडियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज, तो इसको दे दो +1 चार्ज। तो अगर +1 चार्ज दे दिया तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना हो गया? 1 सोडियम पे +1 तो 2 सोडियम मतलब +2, तो ऑब्वियसली कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना? -2। अभी आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो हमने लिख दिया -2, तो ये +2 ये -2, इसलिए मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल। तो आपने क्या बोला ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे ना सर? m भाई टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना? +1 × 2 +2 या फिर -2, बट आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। आदित्य स्टिलिंग 53 बेटा वेरी गुड। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? देखो बच्चों, सोडियम का 23 × 2 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 48, टोटल मॉलिक्यूलर मास 106, तो 106/2 m/2 106/2 इक्वल टू 53। आदित्य एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो इक्विवेलेंट मास होगा किसका? Na2CO3 का, वो 53 होगा। कितना सिंपल है, मजा आ रहा होगा ना बच्चों आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना, नॉलेज नहीं भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझा तो नहीं सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों किसका इक्विवेलेंट मास है। किसका मेरे प्यारे बच्चों? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का क्या होगा ना सर? वही तो आपने बोला कि मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन, पर सर मालूम कैसे पड़ेगा? इसको डिसोसिएट करा दो, तो BaCl2 कैसे डिसोसिएट होगा सर? ना बेरियम, एक बेरियम है, देखो एक बेरियम है, 2 क्लोरीन है। बट आपको तो पता है बच्चों क्लोरीन के ऊपर चार्ज हमेशा कितना होता है? -1। क्यों सर? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यही रूल होता है। अगर आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो छोड़ेगा, आउटर मोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लेगा। अरे अगर किसी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए वो आइदर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, बट इजी क्या होगा उसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लेना। आउटर मोस्ट में 7 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट हो जाएगा, तो इसीलिए इसका चार्ज हमेशा -1 होता है, तो हमने -1 लिख दिया। तो बेटा कितने क्लोरीन है? 2, तो 2 × -1 -2, तो आनायन का चार्ज अगर -2 होगा, कैटायन का चार्ज कितना होगा? +2। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है। तो आपको पता चल गया होगा, इसलिए यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? ना मेरे प्यारे बच्चों देखो, आइदर कैटायन का चार्ज लिखेंगे या फिर आनायन। आदित्य बेटा वेरी गुड, तो ये +2 लिखेंगे या फिर -2, बट -2 लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2। कभी भी -2 मत लिख देना क्योंकि इक्विवेलेंट मास कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हो गया बच्चों। अब चलते हैं, हाँ सिद्धार्थ बेटा वेरी गुड, सिद्धार्थ वेरी गुड बेटा। सिद्धार्थ आपका भी मार्क्स मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बेटा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करो 15 आउट ऑफ 15 रखने के लिए। आपने 14 रखा है, 1 मार्क आपका कम है, ट्राई करो किसी 15 रखने के लिए। ओके, अगला जो एग्जाम होगा वो बेहतरीन एग्जाम होगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो होगा वो सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको इजीली आप कर सकते हो। इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2SO4, ये भी एक सॉल्ट है, तो इसको भी सेम है मॉलिक्यूलर मास भाई इसका कितना कैटायन का चार्ज या फिर आनायन का चार्ज। और आपको तो पता है Na2SO4 डिसोसिएट कैसे करना है बच्चों। यहां देखिए सर 2 Na है, तो सर 2 Na कितने हैं?
देखते हैं आदित्य बेटा, देखते हैं सही की गलत। दो में है और सब में, और आपको तो पता है सोडियम के ऊपर चार्ज हमेशा +1 होता है, क्योंकि आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्टेट अचीव करेगा, देगा मतलब छोड़ेगा तो प्लस, तो इसलिए +1। बट यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 × +1 +2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा -2, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है, तो जितना कैटायन का चार्ज उतना ही आनायन का चार्ज होगा। अनामिका बेटा वेरी गुड। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको डिवाइड करने का, 2 से डिवाइड करने का, इससे बोलेंगे -2 से डिवाइड मत करना, क्योंकि ये सिद्धार्थ बेटा वेरी गुड, आपका टोटल चार्ज जब कैटायन हो या फिर टोटल चार्ज जब आनायन हो दोनों सेम होंगे, बस इनका साइन अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड आपको लेना है जो कि 2 है। आया बच्चों समझ में? चलो, और आपको तो पता होगा अभिज्ञान वेरी गुड बेटा, अभिज्ञान आपके वेरी गुड, तो आपको तो पता होगा बच्चों कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में कोई डाउट नहीं होगा। देखो 2 सोडियम का एटम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है × 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 4 64 होता है। मैंने आपकी लिस्ट में स्वागत है, आपका करेक्ट है क्या, आपने क्या लिख दिया है? तो देखिए बच्चों मैंने आपकी लिस्ट में ये भी सब लिखा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे, फाइनल रिक्वेस्ट है, आज के बाद नहीं बोलेंगे आपको, इतना बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपके लिए इतना मेहनत करके मैंने अलग अलग करके लिखा ताकि आपको इजी हो, फिर भी आप लोग उसको पढ़ के नहीं आ रहे हो, कितना मेहनत हुआ है उसके ऊपर। देखो थोड़ा देखोगे आपको पता चलेगा कितना मेहनत किया, केमिस्ट्री का फंडामेंटल देने के लिए आपको कितना मेहनत किया, आप उसका यूज ही नहीं कर रहे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा 46 + 32 + 64, तो ये क्या होगा 60 30 90 96 102 142 142 बाय 2, तो आंसर विल बी 70। वेरी गुड बेटा, तो आपका आंसर 71 होगा। कितना अच्छा आंसर दिया ये बेटा आदित्य, वेरी गुड। तो बच्चों ये था आपका अगला, और एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आपको जितने भी सॉल्व किए कोई भी दिक्कत नहीं होने देना जहां तक मुझे पता है। तो बच्चों सपोज मैंने बोला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन ऑक्सालेट और फेरस ऑक्सालेट इसको बोलते हैं, तो बच्चों फेरस ऑक्सालेट में क्या होगा ना, बच्चों देखो नॉर्मली क्या होता है ना, इसका क्या होगा ना मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, बट आपको पता होना चाहिए डिसोसिएट कैसे होता है, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे देखो एक आयरन एक ऑक्सालेट आयन, अगर आपको याद होगा मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, ऑक्सालेट आयन वहां पे लिखो, देखो आपका नोट में 6 पेज का, इसमें मैंने लिखा ऑक्सालेट के ऊपर चार्ज हमेशा -2 होता है, ऑक्सालेट के ऊपर चार्ज हमेशा, आदित्य बेटा इसलिए मैंने बोला पढ़ के आओ, यही गलती करोगे, मुझे मालूम था तुम यही गलती करोगे, मुझे मालूम था आप लोग यही गलती करोगे। देखो यहाँ पे ऑक्सालेट का ऊपर चार्ज हमेशा -2, देखो बच्चों मैंने जो नोट दिया उसमें लिखा है डाइवैलेंट आनायन, डाइवैलेंट आनायन में मैंने लिखा सबका, इस सबका नाम लिखा, सल्फेट सल्फाइड आपका कार्बोनेट ऑक्सालेट, उसमें देखो मैंने पूरा लिखा। आदित्य बेटा फिर से गलत कर दे, मैंने लिखा CO4 2-, तो अगर इसके ऊपर 2- है तो इसके ऊपर क्या होगा 2+ है, अगर इसके ऊपर 2- है, ऑक्सालेट का चार्ज 2- है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा +2 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन 2 होगा। इसीलिए तो मैं सिद्धार्थ बेटा वेरी गुड, इसीलिए भी बार बार आपको बोल रहा हूँ घर में जाके बच्चों प्लीज पढ़ो, आप लोग मेरे सामने नहीं हो ताकि मैं क्लास में आपको पूछ के पनिशमेंट दे सकूं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको क्लास में पूछ के पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि आप नहीं हो मेरे सामने, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको मदद करो जाके, मैंने अच्छे से लिखा है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1 घंटे के अंदर सब याद हो जाएगा, सल्फेट -2 फॉस्फेट -3, और मैंने आपको प्रॉब्लम होगा इसलिए अलग अलग लिखा, डाइवैलेंट आनायन, आनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, डाइवैलेंट मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो उसको सल्फेट लिखा, कार्बोनेट लिखा, मैंने उसको फिर आपका सल्फाइड लिखा, ऑक्सालेट लिखा। अलीबा आप पागल हो गए हो क्या, क्या क्या लिख रहे हो, क्या लिखा आपने ये, क्यों +1 होगा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा +2 या -2, आप +1 क्यों लिख रहे हो? चलो तो ये था बेटा ये आपका फंडामेंटल। अब चलेंगे आपकी अब दिमाग नहीं यूज कर रहे हो क्या, दिमाग घर पे मत छोड़ दिया क्या, बाहर कहीं रखे हो क्या, इतना सिंपल सा चीज है, एक तो पढ़ के नहीं आते, ऊपर से लिखा है उसको गलत बोल रहे हो आप लोग।
इंटरेस्ट नहीं है क्या पढ़ने की? सिंपल सी चीज बता रहे हैं आपको, कितना बेहतरीन चीज बता रहे हैं। एक तो पढ़ के नहीं आ रहे हो, ऊपर से फंडामेंटल का यूज नहीं कर रहे हो। आपके सामने लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं ऑक्सालेट के ऊपर -2 तो आयरन के ऊपर +2। तो आपको सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? द मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। कैटायन के ऊपर +2, अनायन के ऊपर -2, और आपको मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज 2। प्लस माइनस लिखना नहीं है, 2 लेना है, m/2। कोई बोल रहे हैं m/3, कोई बोल रहे हैं m/1। आप लोग अपने दुनिया में मस्त हो, जो दिल में दिमाग में आ रहा बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। ये होता है थोड़ी ऐसा। अच्छे फिर तो ऊपर से इतने अच्छे मार्क्स लाते हो आप लोग एग्जाम, मतलब आप बुरे स्टूडेंट भी नहीं। क्या यार आप लोग ना, कभी कभी क्या होता है ना, इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है मेरा आपके लोग पर। कभी कभी आप लोग ऐसे कुछ कर देते हो ना, मुझे डाउट होता है आप लोग। कभी कभी इतना अच्छा आंसर देते हो, इतना मार्क्स लाते हो एग्जाम में, नए स्टूडेंट हो फिर भी इतना अच्छा मार्क्स लाते हो। मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हो, क्लास में इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे देते हो, क्लास में इतना बेहतरीन आंसर देते हो, तो ऑब्वियसली टीचर का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। और कभी ऐसे ऐसे हरकत करते हो, मुझे डाउट होता है। क्या मैं लिख के रखा हूँ +2, आप बोलो +1, मैं लिख रखा हूँ +2, आप बोलो +3, ये क्या है? थोड़ा तो कंसंट्रेशन लाओ क्लास में। टीवी देख रहे हो क्या आप लोग? जो दिमाग में बोल रहे हो तो क्या बोलूं? अब देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2C2 Fe2C2O4 3-, इसको फेरस ऑक्सालेट बोलते थे, इसको फेरिक ऑक्सालेट बोलेंगे। आपको तो मालूम नहीं होगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि फेरस के ऊपर चार्ज +2 होता है, आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा उसको फेरस बोलते हैं, आयरन के ऊपर +3 चार्ज होगा उसको फेरिक बोलते हैं। आपको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, फिर भी आपको बोल रहे हैं। देखो तो यहाँ पे कितने आयरन है? 2 आयरन है। और आपको कितने ऑक्सालेट है? 3 ऑक्सालेट है। अभी 2 मिनट पहले बोला ऑक्सालेट के ऊपर चार्ज कितना? मगअप करो, -2 हमेशा। ऑक्सालेट के ऊपर ऑक्सालेट का चार्ज -2, सल्फेट का -2, फॉस्फेट का -3, सल्फाइड का -2, कार्बोनेट का -2, ऐसे मगअप करना है। तो ऑक्सालेट आयन का C2O4 को ऑक्सालेट आयन लिख लो, ऑक्सालेट आयन, इसके ऊपर चार्ज हमेशा -2 होता है। तो 3 ऑक्सालेट आयन है, तो 3 × -2 -6, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा ना? +6, और 2 आयरन है, तो ए यहाँ पे इसके ऊपर कितने लिखने से यहाँ पे आपका -6 होगा, +3। अरे भाई इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो 3 × -2 -6, तो इस आयरन के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए? +6, बट यहाँ पे 2 है, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे? +3 लिखेंगे। तो 2 × +3 +6, 3 × -2 -6, मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल, तो ये +6 है, ये -6। ऑक्सालेट के ऊपर चार्ज -2, यहाँ पे 3 ऑक्सालेट है, तो 3 × -2 आपका कितना? 3 × -2 कितना? -6 है। तो टोटल कैटायन कितना होगा चार्ज? +6, बट यहाँ पे 2 आयरन है, तो एक आयरन के ऊपर कितने चार्ज होगा? +3, तभी जाके 2 आयरन के ऊपर +6 चार्ज होगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना? +6, टोटल चार्ज ऑन आनायन कितना? -6। तो इसके नीचे क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा ना? मॉलिक्यूलर मास बाय 6। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या लिखना है? इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2C2O4 3 मॉलिक्यूलर मास बाय 6। इसमें क्या बड़ी बात है? और बच्चों यही क्वेश्चन आज तक आए, बाहर से क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपको इतना भी हेल्प कर रहे हैं हम। बाहर से क्वेश्चन आया नहीं बच्चों, कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल। बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये मेहनत के सब्जेक्ट है बच्चों, जितना मेहनत करोगे उतना मार्क्स आएगा। और मेहनत करने का तरीका होता है जो कि आपको बता रहे हैं बार बार। ऑक्सालेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सालेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? C2O4 उसका फॉर्मूला चार्ज -2, 3 ऑक्सालेट तो -6, तो कैटायन के ऊपर चार्ज +6, 2 कैटायन है, तो एक के ऊपर कितना चार्ज होगा? +3, तभी तो 2 पे +6 होगा, तो इसके ऊपर +3 है। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना? एक के ऊपर +3, 2 के ऊपर +6, या फिर टोटल चार्ज ऑन आनायन -6। लिखने के टाइम 6 लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -6 नहीं लिखना है, बस 6 लिखना है। आंसर सिंपल। कितना इजी है, बस आपको समझने की दूरी है बच्चों, थोड़ा समझदारी चाहिए।
और उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। FeSO4 NH4 6 वाटर, इसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या एनीबॉडी बता सकता है इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? अगर इसका मॉलिक्यूलर मास इज m, देन इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। टोटल चार्ज और कैटायन, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ये FeSO4 के साथ जुड़ा है, SO4 के साथ जुड़ा है, तो सल्फेट का चार्ज कितना होता है? -2। अभी तो बोला सल्फेट का मतलब करना है -2, तो आयरन का चार्ज कितना होगा? +2। करेक्ट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे सल्फेट कितने हैं? -2। तो अमोनियम के ऊपर चार्ज कितना होगा? ना सर ये देखो, ये टर्म का न्यूट्रल, तो ये NH4 के ऊपर कितना चार्ज होने से ये +2 होगा, ताकि +2 - कैंसिल हो, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल है। तो आपको ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? +1। अमोनियम का चार्ज +1। कितने अमोनियम है? 2 अमोनियम है, तो +2। आपकी कॉपी देखो लिखा है उधर, मोनोवैलेंट कैटायन में मैंने पहले अमोनियम का नाम लिखा है, तो अमोनियम के ऊपर चार्ज +1, तो 2 अमोनियम है तो +2। तो इस टोटल चार्ज और कैटायन यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, तो कितने हो गए? +4। वाटर को नहीं लेना है, तो टोटल +4 हो गए। या फिर आनायन का चार्ज भी ले सकते हो, देखो यहाँ पे सल्फेट -2, यहाँ पे सल्फेट -2, -4, +4 लो या फिर -4, आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मास बाय 4। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते, बट इतना सिंपल तरीके से आपको समझा दिया बच्चों। आपको कैटायन का चार्ज लेना है या फिर आनायन का चार्ज। ये FeSO4 है, इसमें को डॉट लिखूंगा, डॉट मतलब आपको पता चल जाएगा, इसको आप अलग करके देखना सीखते। तो डॉट का मतलब इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट मिलके ही बना, क्योंकि मैंने 2 मिनट में इसका भी बताया, इसका भी बताया, अलग अलग करके इक्विवेलेंट मास बताया, और दोनों को मिला के बता रहा हूं। तो इसके ऊपर चार्ज +2, ताकि देखो न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज +2 ताकि न्यूट्रल बने, क्योंकि सल्फेट के ऊपर चार्ज हमेशा -2 होता है। तो कैटायन का चार्ज कितना हो गया? ये +2, ये +1 +2, तो मिलके +4, और आनायन के ऊपर -4, -2 -2 -4। तो आपको क्या करना है? m/4। सिंपल, कितना सिंपल है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं। और ये एग्जाम में आ चुके हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं अगर मोहर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास m होगा, उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो छोड़ देते हैं, या फिर कभी-कभी हम लिख भी देते हैं, लिख के बोलते हैं बोलो इसका क्या होगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल तरीके से बोलना, बहुत सिंपल तरीके से बोलना। और करके दिखाओ, सपोज मैंने बोला सर MgSO4 N2SO4 होल 3 24, इसका मॉलिक्यूलर मास m होगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? जल्दी बोलिए, मुझे बस बोलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन आनायन क्या होगा, इसके लिए मैं क्या यहाँ पे डिवाइड करूंगा, वही बताइए जल्दी। अभी क्या बताओ सर 8 सर m/8। मैग्निफिसेंट, ये कौन बोला बेटा? कौन आपका नाम जानना चाहते हैं? कौन? रामकृष्ण दास, रामकृष्ण दास। वेरी गुड बेटा, क्या आंसर दिया आपने। यही होता है बच्चों, किसी को कुछ आता नहीं बट समझना होता है, क्लास में फोकस करोगे तो बड़े बड़े चीज समझ जाओगे। किसे बोला उन्होंने, कितना बेहतरीन आंसर दिया। देखो बेटा, देखो यहाँ पे सल्फेट का चार्ज तो -2, तो मैग्नीशियम का +2, ऑब्वियसली यहाँ पे लिख के डॉट दो, आपको अलग अलग करके देखना है। सल्फेट का चार्ज -2, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, क्या हुआ? हाँ आ गया बेटा। देखो तो ये आपका -2 है, तो ये +2, तो मैग्नीशियम का +2। चलो अच्छा, सल्फेट का -2, मैंने बार बार बोल रहे सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2,
तो 3 सल्फेट है तो -6 है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होना चाहिए? +6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होने से 2 के ऊपर +6 होगा ना सर? +3। तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज है काटायन कितना सर? +2 × +3 तो +6 और यहाँ पे +2। तो टोटल चार्ज है काटायन कितना सर? ना सर देखिए ये +2 ये +6 लिखे +8 और सर आनायन कितना आप खुद ही देख लीजिए। देखो ये -2 ये -6 तो -8। वही तो मैंने बोला कि काटायन और आनायन का चार्ज सेम होगा, बस इनका प्लस और माइनस साइन अलग रहेंगे, बट आपको साइन को अकाउंट में नहीं लेना है। इसलिए मैंने शुरू से लिखा टोटल चार्ज ऑन काटायन और आनायन, आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसलिए आपके दोस्त ने बोला लिखना है n/8। क्या बेहतरीन आंसर है बेटा, मैग्नीट्यूड से ना समझे? कितना सिंपल है देखो बेटा, हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं, हाईएस्ट लेवल, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी आया नहीं, वो भी आप लोग आराम से आंसर दे रहे हो। समझ रहे हो ना? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो और कंसेप्ट में क्या होता है ना, मैं आपको और एक बात बोलता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में छोटा सा डिफरेंस है। फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट होते हैं, बट केमिस्ट्री में थोड़ा मगअप टाइप का होता है, कुछ चीज आपको मगअप करना पड़ेगा। फिजिक्स में जितना कम मगअप करोगे उतना आप सक्सेस पाओगे, केमिस्ट्री में जितना ज्यादा मगअप करोगे उतना सक्सेस पाओगे। क्योंकि जो भी एप्लीकेशन होता है ना केमिस्ट्री का, वो भी आपको दिमाग से अगर पहले आपने उसको मगअप किया होगा वो इमीडिएटली आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए एक ट्रिक बताते हैं आपको हमेशा केमिस्ट्री के लिए, आप जितना मगअप कर सकते हो करो। इसलिए तो मैंने शुरू से, जब आपने कदम भी नहीं रखा था 11th के ऊपर, अभी तो चलो फर्स्ट चैप्टर खत्म होने को है, पर जब 11th के ऊपर आपने कदम भी नहीं रखा था, तभी मैंने आपको अनाउंस कर दिया कि बेटा मैंने भेजा है 6 पेज का जेरॉक्स, उसको मगअप करो, देखते हैं आपका कितना कैपेसिटी है। आपने बहुत जोर से बोला ऐसा, ये हमारे लिए कुछ नहीं सर, ये क्या आपने 6 पेज का है, हम 6 मिनट में मगअप करेंगे, और अभी तक आपने स्टार्ट ही नहीं किया। उस टाइम पे आप लोगों ने बहुत बड़ी कुछ ये क्या है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। थोड़ा तो रेस्पेक्ट रखो कि सर जो बोल रहे हैं उसको अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए सर बोल रहे हैं। देखो धीरे धीरे आ रहा है, अभी भी टाइम है, उसको पढ़ लो एक बार, मगअप कर दो, फिर देखना बच्चों क्या लगेगा आपको। ओके चलो, तो ये थे बच्चों आपके कुछ नॉन एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल और उसका फंडामेंटल। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। ये तो नॉन एसिडिक सॉल्ट है, और जो एसिडिक सॉल्ट है उसका कैसे निकालेंगे। और बच्चों बिलीव मी, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, क्योंकि जो मैक्सिमम एसिडिक सॉल्ट होते हैं ना वो फास्फोरस के सॉल्ट होते हैं, और फास्फोरस हमेशा सेंट्रल मेटल एटम होता है और वो 5 बॉन्ड बनाता है, और ऊपर से P11O तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब आपका जितना H बॉन्ड होगा उतने ही आपका वो क्या होगा, मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर। जो एसिडिक सॉल्ट है ना उसके लिए ये नहीं लिखेंगे, एसिडिक सॉल्ट का आपका इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कितना H+ वो देगा, और H+ कैसे देता है, जब OH बॉन्ड होता है। तो आपको 2 मिनट में समझा देंगे। तो अब आपको क्या समझना है, आपको क्या मगअप करना है, यही मगअप करना जो पढ़ा है आज का, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट बच्चों का खेल है, वो स्ट्रक्चर से बनता है। एसिडिक सॉल्ट का आप वैसे निकाल नहीं सकते, एक एसिडिक सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास आप वैसे निकाल नहीं सकते, आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर आपको पता है क्योंकि 99% एसिडिक सॉल्ट में फास्फोरस होता है, और फास्फोरस आपका 5 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अब अभी भी देखो 2 सेकंड में, सपोज मैंने बोला NaH2PO4, NS क्लास में पढ़ाएंगे दोनों, अभी बस आपको हिंट दे NaH2PO4, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा फास्फोरस है, आपने पढ़ा फास्फोरस का हमेशा सेंट्रल मेटल है, तो फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देना है, 5 हो गया सर, 5 बॉन्ड। अच्छा फास्फोरस ऑक्सीजन और कितने हैं, और 3 है सर, क्योंकि एक तो हो गया और 3 है, 4 ऑक्सीजन। तो देखो 1 2 3, और सर उसके बाद क्या है ना सर, 1 सोडियम 2 हाइड्रोजन, तो 1 सोडियम 2 हाइड्रोजन, क्योंकि फास्फोरस तो 5 से ज्यादा बॉन्ड कर नहीं सकता,
ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कर सकता है, तो 1 2 1 2 1 2 हो गया, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। और मैंने क्या बोला था, जितना OH बॉन्ड वही H+ जाएगा, तो कितने OH बॉन्ड 2 OH बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना H+ जाएगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा ना सर, मॉलिक्यूलर मास बाय वो कितना H+ दे सकता है, कितना 2, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या, एसिड क्या है H+, तो कितना H+, 2 जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कितना इजी है देखो। वैसे मैं 1000 क्वेश्चनों का चुपचाप अब ढूंढोगे, आप एग्जाम में ढूंढोगे कि कब मेरा ये आए मैं इसको सॉल्व करूंगा, कब मेरा ये क्वेश्चन है एसिडिक सॉल्ट मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट लगेगा उनको कि क्या दे दिया क्वेश्चन, आप चुटकी में सॉल्व करोगे, क्योंकि सर ने हमें ट्रिक दिया था कि फास्फोरस हमेशा 5 बॉन्ड बनाता है और आंख बंद करके ई डबल बॉन्ड वो लिखना है, फिर बाकी को पहले ऑक्सीजन अरेंज करना है, फिर हाइड्रोजन या फिर जो भी है उसको अरेंज करना है, एक एक बॉन्ड देके, क्योंकि मैंने डिटेल में बोला फास्फोरस 5 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना, कार्बन 4 बॉन्ड बना, सल्फर 6 बॉन्ड बना, उसी को फिर से देखना है, कुछ नहीं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में यही सब हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट, और स्टार्ट करेंगे बेहतरीन पार्ट दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके ऊपर एंट्रेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसके ऊपर एंट्रेंस में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन के ऊपर। आप इक्वेशन पे फोकस मत करना, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आपको पता नहीं इक्वेशन क्या होता है, बट मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, इक्वेशन लिख दूंगा, उस इक्वेशन पे आपको कैसे निकालना है, आपको वो एग्जाम में इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं इस इक्वेशन में आपका इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का, वो सब आपको समझाएंगे। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं समझाएंगे, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मजा आने वाला है बच्चों, क्या कंसेप्ट है। और आपको ना ये समझ जाओगे ना, केमिस्ट्री का 10-15% ओवर फर्स्ट ईयर का, इतना इंपोर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मजा लेके पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको आराम से देखो घर में जाके, बच्चों का के लिए कुछ नहीं, बस आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देना है, दैट्स ऑल। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।